औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। आज हम लोगों ने बात करनी है चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। बहुत ही प्यारा मासूम सा एक चैप्टर है आपके कोर्स में जो इतना तंग भी नहीं करता। दैट इज़ चैप्टर 6 बिजनेस एथिक्स। और मज़े की बात तो ये है कि अगर आपको आईकेएप की ग्रिड याद हो तो इस चैप्टर को अलग से आईकेएप ने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। अलग से इसकी ग्रिड बनाई है। जो आपकी आखिरी ग्रिड थी दैट वाज ऑफ एथिक्स। तो यहाँ से 6 नंबर 8 नंबर तक की टेस्टिंग आसानी की जा सकती है। सर इस चैप्टर के अंदर एथिक्स क्या है उसके ऊपर बात होगी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो देखेंगे। अगर आप लोग एथिकल वे में काम नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस कंपनीज फेस कर सकती हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर मिरर टेस्ट और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो इस एथिक्स के अंदर आते हैं हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और एक लॉजिकल सीक्वेंस रखने वाला चैप्टर है। होपफुली आपको मज़ा आएगा और आप इस चैप्टर के एंड के ऊपर कुछ अच्छा सीखेंगे भी। एथिक्स के बारे में सबसे पहली बात वो उसको डिफाइन करता है और वो ये कहता है कि सर एथिक्स इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड विद द मोरल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। तो बेसिकली एथिक्स आपको ये बताता है कि भाई अच्छा क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। और ये आपने करना है इसको अपनी मोरल ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन समझ के। लोग आपको जज करेंगे, आपको परखेंगे कि भाई ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है। और वो क्यों परखेंगे, कैसे परखेंगे? दे विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि क्या आप इनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन द बिजनेस वी से कि भाई हर एक अच्छा इन्वेस्टर, हर एक कस्टमर, सप्लायर, लेंडर उसके पास जाता है जो कि एथिकल वे में काम कर रहा हो। अगर एक कंपनी एथिकल वे में काम नहीं कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस को सही से इलेबोरेट नहीं कर रही है, लेट्स से कंपनी चाइल्ड स्लेवरी में है, कंपनी पॉल्यूशन फैला रही है, तो हम कहते हैं कि भाई दे आर डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग। कंपनी ने ग्रीनरी खत्म कर दी है, वेस्ट फैला रही है, गैसेस रिलीज कर रही है, O2 खत्म करती जा रही है और CO2 एनवायरनमेंट के अंदर जाता चला जा रहा है। और पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए अगर एक कंपनी कोई काम नहीं कर रही है, इट मीन्स कि उस कंपनी के अंदर बिजनेस एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी कि ये कंपनी अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है। व्हाट इज CSR? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर भी चैप्टर तसल्ली से बात करता है। तो सर बिजनेस एथिक्स आर सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स विच गाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड आपके वर्क प्लेस के अंदर क्या अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक फीमेल एक कंपनी में काम कर रही है तो वो हमेशा सुकून के साथ काम करे, उसको इस बात का डर ना हो कि उसके साथ ईव टीजिंग हो सकती है, या कोई भी आप कह लें कि ऐसा शख्स जो कि उसको बुरी निगाह से देखता है। अगर तो कोई ऐसा बंदा है कंपनी के अंदर तो वो औरत कभी भी उस कंपनी में अपनी ड्यूटीज़ को सही से अंजाम नहीं दे सकती। तो हर बंदे को सिखाना है कि सर व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट वाला हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो, हर एक को ये काम करना है कि अपने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें। अगर उसके एम्प्लॉयज़ ट्रेन होंगे, अगर उसके एम्प्लॉयज़ एथिकल वे में काम करेंगे तो सर कंपनी के अंदर कि जो स्टेक होल्डर्स हैं
इंटरनल, वो तो खुश होंगे ही होंगे, आउटसाइडर्स आपसे रब्ता करना शुरू कर देंगे और लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ऐसी कंपनी के अंदर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि ज़्यादा एथिकल वे में काम करती है। तो एथिक्स कैन अट्रैक्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और वो आपकी कंपनी में एक अच्छी रेप्यूट आगे पैदा कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स in maintaining all the operations of that organization. कंपनी को चलाने में एथिकल राब्तों का, एथिकल तरीकों का एक बहुत अहम किरदार है। एथिकल इशू क्या है? हम कब कहते हैं कि सर यहाँ पे एक एथिकल इशू पाया जा रहा है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक बंदा परेशान होता है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, उसको इवेलुएट करना पड़ता है। उसको इवेलुएट करना पड़ता है और वो इवेलुएट कैसे करेगा? माहौल को देखते हुए। हर कस्टमर को, हर सप्लायर को चाहिए कि वो फेयरली काम करे और ऑनेस्ट वे में काम करे। कंपनी को चाहिए कि वो हर सप्लायर के साथ, हर कस्टमर के साथ फेयर डीलिंग करे, लॉ के अंदर रहते हुए काम करे, किसी भी तरह का अनएथिकल बिहेवियर बर्दाश्त ना करे, कंपनी के अंदर अपने कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप करवाए और लोगों को सिखाए कि काम कैसे किया जाता है एथिकल वे में। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे, कंसर्न शो करे टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड अदर बिजनेसेस, रिस्पेक्ट शो करे फॉर ह्यूमन राइट्स, पब्लिक प्रेशर को बर्दाश्त करे ऐसा तरीके से, कंसर्न शो करे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट सेविंग प्रोटेक्शन लॉज। और अगर कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो बैठ के तसल्ली के साथ गौर करे कि मसला कहाँ पे है और ये मसला कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सिचुएशंस इन्वॉल्विंग बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले वी हैव यूज ऑफ फॉल्स एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन। भाई आप झूठ बोल के किसी की प्रॉपर्टी हथिया लो, किसी के एसेट्स के ऊपर कब्जा कर लो, चोरी कर लो, एम्बेजल कर लो विदाउट टेकिंग एनी परमिशन। You are taking someone else's property without their consent. It is called false pretense. गलत काम। Technically you are doing fraud. Technically you are doing fraud because आपकी नीयत है, आपकी इंटेंशन है ये गलत काम करने की। इसकी जो कॉमन मिसाल है वो ये कि आप ऑफिशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स। भाई कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई है, ड्राइवर को बुलाया और कहा कि यार एक काम करो, इस गाड़ी में मेरे बच्चे पिक एंड ड्रॉप कर दो, स्कूल से लेके घर छोड़ के वापस आ जाना और कहना कि गाड़ी मीटिंग के लिए गई हुई थी। कौन सी मीटिंग, कहाँ की मीटिंग? तो अगर आप ऑफिशियल रिसोर्सेज को अपने पर्सनल टास्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, खर्चा आपका हुआ है 500 रुपये का, तो यार अगर मैं एक जीरो आगे लगा दूं तो क्या ही बात है। इस 500 को 5000 में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ एक जीरो तो लगाना है और जीरो की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जब जीरो की वैल्यू ही कोई नहीं है तो 500 हो 5000 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, पूरे 4500 का फ़र्क पड़ता है। और अगर वाकई में कोई वैल्यू नहीं है और ख़र्चा अगर मेरा 500 का हुआ है तो ठीक है, ये जीरो माइनस कर देते हैं, आप 50 रुपये लेके खुश हो जाए। वैल्यू तो ज़ीरो है ना? नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा, रिवर्स वर्किंग कोई नहीं करेगा, सारे के सारे ज़ीरो लगाएंगे, आखिर में कटवाएगा कोई भी नहीं। तो अगर आप कंपनी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ज़ाती काम के लिए कर रहे हैं तो ये काम अच्छी बात नहीं है। इट मीन्स कि यू आर डूइंग रॉन्ग विद द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाना जो कि सच ना हो, मन घड़त हो, झूठ हो और उससे आपका पर्सनल फायदा भी हो जाए,
आपने एक ऐसी चीज फैला दी है जो कि गलत है, और उस गलत इंफॉर्मेशन से आपका पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। लेट्स से एक कंपनी कहती है कि हमारी चिप्स के अंदर तो सारे इंग्रेडिएंट्स सही हैं, हाँ दूसरी कंपनी की बनाई हुई चिप्स के अंदर पिग फैट है। अब एक लम्हे को दूसरा मैन्युफैक्चरर सोचने बैठ जाएगा कि यार वाकई में हम लोग पिग फैट भी डालते हैं या नहीं डालते हैं। मगर हुआ क्या, जब ए ने आवाज़ लगाई कि भाई बी कंपनी की चिप्स ख़राब है, इनके पास ना जाना, ये पिग फैट इस्तेमाल करते हैं, तो बी के सारे कंज्यूमर्स यहाँ पर आ गए। बी के सारे कंज्यूमर्स उठते हैं और ए के पास चले जाते हैं। क्यों? ए अपनी तरफ से बहुत हलाल काम कर रहा है। वक्ती तौर पे तो ए मुनाफा कमा लेगा, मगर जब मार्केट को पता चलेगा कि ए ने पीछे काम क्या किया है, तो वो कस्टमर्स को रिटेन नहीं रख पाएगा। एक बड़ा अच्छा ब्रांड चिप्स का डेवलप हुआ था, और डेवलप होते साथ ही एक आवाज़ आई थी कि यार एक तरह की चिप्स के अंदर पिग फैट है, और जिसके अंदर आवाज़ लगाई गई थी वो आज भी मौजूद है, जिसने आवाज़ लगाई थी उसका आज नामो निशान नहीं है। तो कर्मा स्ट्राइक करता है, तो ये मोए मोए कह लें या ओए होए कह लें, कुछ भी कह लें। तो इफ़ यू आर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट स्पेशली फॉर द पर्सनल एडवांसमेंट्स, भाई मैं कह दूं कि मेरा कोलीग ये सही काम नहीं करता, और इसका डाटा चुरा के खुद सामने आके प्रेजेंट कर दूं, और सारी तारीफ सारी प्रमोशन खुद समेट लूं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अनएथिकल थिंग्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। को-वर्कर्स जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, मैनेजर्स ने उनका डाटा पकड़ा और डायरेक्टर्स को दिखा के खुद तो प्रमोशन हासिल कर ली, मगर जिनका असल में काम था उनको तो कुछ भी नहीं मिला, उनको तो क्रेडिट तक नहीं मिला। हालांकि डिजर्व वो करते थे, काम हुआ है यूनिट लेवल के ऊपर, मगर जिन्होंने काम करवाया है वो बाजी ले जाते हैं। तो दूसरों पे फॉल्स ब्लेम लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, कन्वर्सेशंस को लीक करना, रिपोर्ट करना, ख़राब बात फैलाना, मन घड़त बात आगे लेके जाना जिससे दूसरों का नुकसान हो और आपका फ़ायदा हो, ये भी क्या है? अनएथिकल थिंग। तो आपको हमेशा नाप तोल के चलना पड़ेगा। क्रिएटिंग फॉल्स इंप्रेशन, दूसरों के दिमाग में एक गलत तासुर बिठा देना, दूसरों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बिठा देना, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना और उनको मिसलीड कर देना। ए, लेट्स से ये मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी, सी और डी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये मिस्टर ए जाता है मिस्टर बी के पास और सी के बारे में ख़राब बातें फैलाता है कि पता है वो सी तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, तो गलत बात करके आ जाता है। अब होगा क्या? बी में और सी में रंजिश पैदा हो जाएगी। आकाश में सही लिख पाऊँ, शायद ऐसे ही होता है, पता नहीं, रंजिश। तो ये दूरी किसकी वजह से आई है? इस मिस्टर ए की वजह से आई है। ए गया डी के पास और जाके कहता है कि भाई तुम्हें पता है कि सी के पास जो सामान पड़ा है वो ख़राब है, ख़बरदार सी से सामान ना खरीदना। तो इनका होने वाला कॉन्ट्रैक्ट ए ख़त्म कर देता है और ख़ुद जाके सी से वही सामान खरीदता है सस्ते दाम पे। क्यों? डी ने ख़त्म कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट। तो दूसरों के दिमाग में फॉल्स इंप्रेशन बिठा के अपना फ़ायदा ले लेना, misrepresenting the strength of cardboard boxes for shipping and not disclosing a car's accidental history। भाई आपने गाड़ी परचेज करनी है, आप जाते हैं एक बंदे के पास कहते हैं कि यार मुझे आपसे गाड़ी लेनी है ऑल्टो, और आप स्पेसिफिकली पूछते हैं कि यार इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। दूसरे बंदे को पता है मगर जान के खामोश है, साइलेंट है, पूछने के ऊपर भी नहीं बता रहा। उस बंदे को बताना चाहिए मगर ये बंदा खामोश है।
अब जब ये बंदा खामोश है तो उसका साइलेंस ये कह रहा है कि हाँ हाँ कोई भी मसले वाली बात नहीं है, सब कुछ क्या है, ओके। अगर ख़राब होता तो वो अपनी साइलेंस को तोड़ता है, बट जब वो साइलेंट है तो इसका मतलब है कि सब कुछ ओके है, नॉर्मली अज्यूम यही किया जाएगा। तो उसके खामोश रहने से दूसरे बंदे को जिसने गाड़ी परचेज़ की है नुकसान हो गया। या ए बी से पूछता है कि भाई तुम्हारी गाड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं, बी कहता ना ना कोई फॉल्ट नहीं है, क्या हो गया, कैसी बातें करते हो तुम। और बी को पता है कि गाड़ी फॉल्टी है, बी को पता है कि गाड़ी फॉल्टी है, इट मीन्स कि ही इज़ क्रिएटिंग अ फॉल्स इंप्रेशन। टेक्निकली ये भी क्या है, फ्रॉड है। आप झूठा क्लेम कर रहे हैं, फॉल्स एजर्शन लगा रहे हैं, झूठा क्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना तो पर्सनल बेनिफिट कमा लेंगे मगर दूसरे को ठोक देंगे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ज़ाती मुफाद वर्सेस ऑफिशियल मुफाद। भाई लेट्स से मिस्टर ए एक फैक्ट्री रन करते हैं, जीन्स बनाते हैं, और इनका रॉ मटेरियल आता है चाइना से, लेट्स से 1000 रुपये के हिसाब से आता है, एक कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने एक पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की, और अब मिस्टर बी, सी और ए तीनों मिलके आप कह रहे हैं कि वेलवेट इंपोर्ट करके बेचते हैं, वेलवेट इंपोर्ट करके बेचते हैं। अब वेलवेट भी एक कपड़ा है और जीन्स भी एक कपड़ा है, मगर दोनों फ़र्क है। लेट्स से चाइना के अंदर जो सप्लायर है वो जीन्स का भी था और वो वेलवेट का भी है, और मिस्टर ए इस बंदे को जानता है, मिस्टर ए के अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से इस फर्म को वेलवेट सस्ती मिल गई है, डिस्काउंट मिल गया है 300 रुपये का। और ये डिस्काउंट ये कहता है कि चूंकि मेरी वजह से मिला है, ये मेरा मुनाफा है, तुम लोग तो उसको जानते भी नहीं थे, तो ये फर्म को मैं नहीं दूंगा, ये मैं 300 अपनी जेब में डालूंगा। वो अपना पर्सनल बेनिफिट सोच रहा है, मगर करना क्या चाहिए, उसको ये 300 रुपया फर्म को देना चाहिए कि भाई ये बेनिफिट मेरा नहीं है, ये बेनिफिट उस पार्टनरशिप फर्म का है। एक है मेरा पर्सनल फ़ायदा, ये है मेरा पर्सनल बेनिफिट, और एक है बिजनेस का बेनिफिट। तो अगर मैं दोनों में से अपना फ़ायदा चुन लूँ तो ख़राब बात है। तो यहाँ पे दोनों इंटरेस्ट, दोनों बेनिफिट एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं आप, दोनों आपस में परेशान हैं, दोनों आपस में धक्कम पेल कर रहे हैं कि किसकी बात माने किसकी बात ना माने, किसको एज दें किसको एज ना दें। और नॉर्मली कहा यह जाता है कि आप हमेशा अपने आप को सेकेंडरी रखें, दूसरों का फ़ायदा हमें सोचना चाहिए। हाइडिंग और डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन, भाई आप रिवील ही नहीं कर रहे हैं कोई भी ख़राब चीज़, पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, आप खामोश हैं, आप नहीं बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी में क्या मसले मसाइल है, और आप जानते हैं, यू आर हाइडिंग और यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, पूछे जाने पे भी नहीं कर रहे हैं, और आपको शरीयत ये कहती है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें जितनी भी खराबियां हैं वो साथ पहले बता के सेल आउट करें, बट आप नहीं बता रहे हैं। यू आर फेलिंग टू रिवील द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और आप वो बता दें तो शायद खरीदने वाले का डिसीजन चेंज हो सकता है। इसे कहते हैं मटीरियल इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं मटीरियल इंफॉर्मेशन। ये आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं,
और अगर आप ये प्रोवाइड कर दें तो शायद खरीदने वाला अपना इकोनॉमिक डिसीजन चेंज कर ले। या आप नेगेटिव बातें बता रहे हैं तो सर ये चीज़ ख़राब है, आपको इस तरह की चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि आपको हर चीज़ मार्केट में बतानी भी नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं ताकि कंपेटिटर्स आपके ऊपर हावी ना हो जाए। फर्म अपने या कंपनी अपने ट्रेड सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है। कोक का फॉर्मूला आज भी अननोन है। देन टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, ये देख रहे हैं आप, ये एक नौजवान एक बेचारे बच्चे से एक अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। इसके पास एक लॉलीपॉप था और ये भाई ये लॉलीपॉप छीन के चला गया, अनफेयर एडवांटेज ले लिया, एक्सप्लॉइट कर दिया अपने एम्प्लॉइज को। आपने अपने कस्टमर्स को नुकसान बचाया क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ आप ही के पास ही थी, आपने महंगी करके बेचना शुरू कर दी। सप्लायर ने आपको सारा सामान दे दिया, अब जब पेमेंट करने की बारी आई तो आप उसको पेमेंट टाइमली नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके घर का चूल्हा बंद है। यू आर टेकिंग अनफेयर एडवांटेज एट व्हाट कॉस्ट? एट योर रेप्यूटेशन कॉस्ट। दिस इज योर रेप्यूटेशन कॉस्ट। आप खराब बात कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, अपनी इज्जत को खराब कर रहे हैं कुछ पैसों की खातिर। जब एक बंदे ने ट्रस्ट करके सब कुछ आपके हवाले कर दी है तो भाई आपका काम ये बनता है कि आप उसको टाइमली पेमेंट करें, बट आप नहीं कर रहे हैं। आप मिसलीड कर रहे हैं, क्रेडिट टाइम पे नहीं दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। दिस इज टेकिंग अनफेयर एडवांटेज। एक बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है कि भाई ये काम करोगे तो नौकरी पे रखूंगा या रहने दूंगा या प्रमोशन दूंगा, और अगर ये काम ऐसे नहीं होगा तो फिर मेरी तरफ से तुम फारिग हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग एन अनफेयर एडवांटेज। इसमें आपने दूसरे के ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट डाल दिया है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट डाल दिया। दूसरा, अब आपके ऊपर डिपेंड कर गया है, आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसके काम करने की मकसदियत को तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है, ऑब्जेक्टिविटी खराब कर दी है। वर्क एनवायरनमेंट इम्प्रॉपर है, अनएथिकल है, काम करने को जगह ही नहीं है, एक कमरे में 50-50 एम्प्लॉयज को घुसाया हुआ है, कोई प्राइवेसी नहीं है। तो ऐसी कंपनियों में कोई भी लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सेफ्टी का भी ख्याल करें, हाइजीन का भी ख्याल करें, और मेल फीमेल के लिए एक सेपरेट स्पेस होनी चाहिए ताकि वो सुकून से बैठ के अपना काम सरअंजाम दे सके। और जहाँ पे कंपनी को लगता है कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको चाहिए कि फ़ौरन से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। वर्क प्लेस के ऊपर हरासमेंट करना भी ख़राब बात है। अब यहाँ पे खैर उलट हरासमेंट हो रही है। अच्छा, इस तरह की हरासमेंट को कोई रिपोर्ट भी नहीं करता। अगर मैं कैरेक्टर्स को चेंज कर दूं तो शायद आप लोग ज़्यादा बुरा मान जाते। तो अगर वैसी हो या ऐसी हो, अगर तो हरासमेंट हो रही है, अगर तो दूसरे को सही से काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा, उसके काम में बार बार टांग अड़ाई जा रही है, तंग किया जा रहा है, बॉडी शेमिंग की जा रही है, जेंडर हरासमेंट हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है, तो सर इसके ऊपर सबसे पहले कंपनी को चाहिए कि जो ये काम कर रहा है उसको फारिग करें। देन दे हैव लीगल प्रोटेक्शन लॉज ऑल्सो। लीगली कहे कि भाई हम आप पे केस कर रहे हैं या हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जो इश्यू साथ साथ रिपोर्ट होते जाएं फौरन से उनको सॉल्व करें ताकि नए आने वालों को भी सीख मिले कि जो ये किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज इन मल्टीनेशनल। देखें,
मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं सच एज एप्पल, नाइकी, डिवाइस, ये हर तरह के एब्यूसेस से पाक होती हैं। क्यों? इनका काम करने का तरीक़ेकार ही और है। काम हो रहा है तो सब ठीक है, चाहे बंदा घर से काम कर रहा है, चाहे बंदा अपने घर के किचन से काम कर रहा है, चाहे बंदा किसी और शहर से काम कर रहा है, चाहे बंदा मेट्रो से काम कर रहा है, चाहे बंदा इवन वॉशरूम में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहा है, अगर तो काम हो रहा है तो काफ़ी है। मगर हमारे यहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है, भाई तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। जब तक तुम ओवर टाइम नहीं करोगे हम ये मानेंगे नहीं कि तुम एक अच्छे परफॉर्मर हो, तुम एक अच्छे वर्कर हो। टाइम पे आके भी तुम्हें लेट घर जाना है, टाइम पे आके भी तुम्हें लेट घर जाना है। जब तक मैनेजर बैठा है तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम नहीं जा सकते। अगर मैनेजर को कभी जरूरत पड़ गई तुम्हारी और तुम घर पे हुए तो क्या होगा? ये अप्रोच, ये कल्चर गलत है और हमने आगे जाके इस कल्चर को ख़त्म करना है, मिटिगेट करना है। भाई काम करवाते जाओ, मगर जब पैसे देने की बारी आए तो मस्कीन बन जाओ कि यार पैसे तो नहीं है, वो पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे, समझ नहीं आ रही है, चलो अभी काम करो फिर देखते हैं। वो देखने वाला साहब कभी भी नहीं आता। मजदूर को उजरत उतनी दो जितनी वो डिजर्व करता है, उसका पसीना सूखने से पहले पहले। मगर यहाँ पे क्या होता है, उसके बच्चा पैदा हो जाएगा, उसको पैसे टाइम पे नहीं मिलेंगे, और जब पैसे दे रहे होते हैं तो बड़ा एहसान करके दे रहे होते हैं। फिर चाइल्ड लेबर, ये वो तबका है जो कि बहुत ही कम पैसों में आपको बहुत बड़ा काम करके दे देता है। पाकिस्तान में यही तो हो रहा है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर देख लें, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो कारपेट्स की हो, हर जगह पे चाइल्ड लेबर पाई जाती है। 18 साल से कम बच्चों से काम लिया जाता है विदाउट देयर कॉन्सेंट। हाँ, अगर एक बच्चा कॉन्सेंसस के साथ काम कर रहा है, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, वो काम करेगा तो घर का खर्च उठाएगा। अगर वो चाहता है कि मैं उससे काम करवाऊं तो वहां पे मना नहीं है, अगर वो रिटर्न दे दे। बट अगर एक बच्चा रिटर्न भी नहीं दे रहा और आप उसे काम लेके जा रहे हैं विदाउट एनी मनी और लेस मनी, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे चाइल्ड लेबर अब्यूज़ है और इस तरह की कंपनी से हमें इज्तनाब करना चाहिए। कंपनी क्या करती, कभी कभी खुद को थोड़ा सा अफजल करने के लिए अपने इदारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो खुद से सेल्फ डेवलप्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स लेकर आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर मसला कहाँ पर आता है, जब वो खुद ही फॉलो नहीं करते। भाई हर जूनियर किसको देखेगा फॉर मोटिवेशन? अपने सीनियर को। तो जब सीनियर ही लेट आ रहा है, जब सीनियर ही काम के टाइम पे गायब है, जब सीनियर ही लेट सिटिंग कर रहा है, जब सीनियर ही गलत टाइम पे खाना खा रहा है, जब सीनियर ही काम के टाइम पे कुछ और काम कर रहा है, फोन पे है, गप्पे हाँक रहा है, तो भाई बच्चे क्या सीखेंगे? जब आप खुद अपने ही बनाए हुए एथिक्स को सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, अपने बनाए हुए एथिक्स को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में आपका जूनियर उसको फॉलो कभी कर पाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो हमें रूल्स बनाने हैं, हमें कंट्रोल्स बनाने हैं, मगर उनको पहले खुद फॉलो करना है। लीडर हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। जब लीडर आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे आवाम आती है। तो लीडर को एक एग्जाम्पल सेट करनी है कि भाई ये एथिक्स हैं और हमने ऐसे चलना है। द कैप्टन हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अगर वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहा, वो खुद ही गलत काम में है, वो खुद ही जवारिया है, तो पूरी की पूरी टीम जवारिया बन जाती है। अनएथिकल एक्शंस करूं या ना करूं, ज़मीर आपकी मलामत करता है, टू डू और नॉट टू डू। भाई आपने देखा है एक बंदे को कंपनी के अंदर पैसे चुरा रहा था और आपको डर यह है कि अगर मैंने बता दिया तो उसके साथ मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, और अगर मैंने बता दिया तो कंपनी को लगेगा कि ये पैसे मैंने चोरी किए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी आंखों से देखा है, मैं साबित कैसे करूंगा? मगर अब यहां पे आपके ईमान का सवाल है, मैं इसको बताऊं या मैं इसको ना बताऊं? और सोने पे सुहागा,
जिस बंदे ने चोरी की है उसने आपको ऑफर करा दी कि भाई चुप रहोगे तो मैं तुम्हें इसमें से 10% तुम्हारा, 20% तुम्हारा। अब इसका मतलब है कि वो तो मनी लॉन्ड्रिंग कर ही रहा है, आपने भी उसका साथ दे दिया, आप भी वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कमा रहे हैं, गलत काम के थ्रू कमा रहे हैं। तो कभी कभी ज़मीर आपसे पूछता है कि भाई बताना चाहिए या नहीं, बताना चाहिए या नहीं। तो ये टेस्ट आपको अपने आप से भी करना चाहिए, टू डू राइट थिंग और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग राइट थिंग। हाँ, उस टाइम पे ज़रूर बताएं जिस टाइम पर आप साथ में साबित भी कर सकें, क्योंकि लोगों के लिए क्या होगा, इल्ज़ाम, और कानून ये कहता है कि जो कोई इल्ज़ाम लगा रहा है वही आगे आके उसको साबित भी करेगा कि वाकई में क्या ये इल्ज़ाम ठीक है या गलत है। तो इल्ज़ाम लगाने वाले को साबित करना पड़ता है। मिसयूज ऑफ टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन, थेफ्ट ऑफ टाइम, यस, टाइम की चोरी भी होती है। भाई सुबह 10 बजे आए हैं, 1 बजे तक कुछ नहीं किया, कभी इधर बैठे हुए हैं, कभी उधर बैठे हुए हैं, कभी इधर बैठे हुए हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे छुट्टी का टाइम है, अच्छा जी अल्लाह हाफिज, बैग बंद किया, गो एंड गॉन। हाँ, अगर तो वाकई में काम पूरा हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स डन इन 2 hours, in 1 hour, इवन इन हाफ एन आवर, तो कंपनी के सेठों को कोई मसला नहीं होता। लेट सेटिंग का रिवाज पाकिस्तान में ज्यादा, बाहर तो है ही नहीं, कल्चर ही नहीं है बाहर का लेट सेटिंग। तो अगर काम पूरा हो रहा है, कम टाइम में आप अपने टास्क अचीव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर अगर ऐसा नहीं है, काम भी पूरा नहीं हो रहा, जल्दी भी जा रहे हैं, लेट भी आ रहे हैं, यहां बैठ के टाइम भी जाया कर रहे हैं, तो भाई ये गलत बात है। नाउ यू आर मिस यूजिंग द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक टेस्ट होता है इन सारे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, हम उसे कहते हैं मिरर टेस्ट। मिरर मिरर ऑन माई वॉल, टेल मी वेदर आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। दिस इज कॉल्ड मिरर टेस्ट, या आप इसको ज़मीर का टेस्ट भी कह सकते हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाएं और खुद से सवाल पूछें कि जो काम मैंने किया है क्या वो लीगल है। लीगल है तो ठीक है, और अगर इलीगल है तो क्या मुझे ये करना चाहिए था या नहीं। डेफिनेटली तुम्हें करना नहीं चाहिए था। तो पहला सवाल क्या है, क्या ये लीगल है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल द अदर पीपल थिंक। व्हाट विल द अदर पीपल थिंक, लोग क्या कहेंगे। उनकी ओपिनियन को जानने की कोशिश करो, फैमिली मेंबर्स की ओपिनियन समझो। अगर ये बात पब्लिक हो गई तो पब्लिक क्या रिस्पांस देगी, मीडिया तक पहुंच गई तो वो कैसे तुम्हें बदनाम करेंगे। एंड थर्ड, क्या लीगल होने के बावजूद, लेट्स से वो लीगल है, क्या ये एथिकली करेक्ट है या नहीं है। तो ये मिरर टेस्ट हर बंदे को करना चाहिए जब वो फंसा हो कि वेदर टू डू और नॉट टू डू। एक और टेस्ट होता है कंसिक्वेंसेस टेस्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर मैं ये काम कर दूं तो उसके बाद के नताइज क्या क्या होंगे, क्या क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करना पड़ेंगे। मॉनेटरी, रेपुटेशनल, साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। क्या वो जहनी अजियत से, जहनी टॉर्चर से तो नहीं गुजरेगा। क्या लोग बाद में उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। तो सब चीज़ों को कंप्रिहेंसिव वे में उसको एवेलुएट करना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए कि क्या उसको ये अनएथिकल काम करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ तक हमें बात समझ आई है एथिक्स की। अब आगे बात करते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। डन जी। अब बात करते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 लफ्ज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं एक चीज़ जो कि हम पे फ़र्ज़ है, हमने उसको पूरा करना। सोशल मीन्स समाजी, कॉर्पोरेट मीन्स जो कि
एनीथिंग रिलेटेड टू कंपनी, यानी कि कंपनी की समाजी जिम्मेदारियां, क्योंकि उन पर फ़र्ज हो चुकी हैं। कंपनी की समाजी जिम्मेदारियां, हम ये समझते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि इंसानों की तरह कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक इंसान है। क्यों? कंपनी के एसेट्स कंपनी के नाम पे परचेज किए जाते हैं, कंपनी का बिल कंपनी के नाम पर आता है, कंपनी टैक्स अपने नाम पे पे करती है, कंपनी को आता है प्रॉपर्टी टैक्स कंपनी के नाम पर आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी अपने नाम पे करती है, चीज़ें अपने नाम पे खरीदती है, बेचती अपने नाम पे है, गाड़ियाँ अपने नाम पे रजिस्टर करा रही होती है। तो कंपनी जब सब कुछ ही कर रही है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। कंपनी को चाहिए कि वो हर अच्छा काम करे जिससे वो एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके माशरे के अंदर। कंपनी क्या क्या कर सकती है? रिड्यूस करे वेस्टेज को, प्रिजर्व करे ट्रीज को, नो पोल्यूशन, नो चाइल्ड लेबर, नो हार्म टू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, एजुकेट करे अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर डीलिंग करे, कस्टमर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट करे। तो बहुत कुछ एक कंपनी परफॉर्म कर सकती है, बहुत कुछ एक कंपनी कर सकती है जिससे उसको एथिकल इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी। आजकल के लोग अटैच होना चाहते हैं उन कंपनीज के साथ जिनकी माशरे में अच्छी खासी इज्जत है। लोग चाहते हैं उनके साथ जुड़ना, उनके साथ ताल्लुकात बनाना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करना। तो हमें अगर इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं तो हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे, नेक काम करने पड़ेंगे, लोगों की मदद करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही कंपनी का मेन पर्पस नहीं है, समाज के लिए भी कुछ करना है। भाई जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है वहाँ पर आप स्कूल बना दें, पार्क्स बना दें, दरख्त लगा दें, रोड तामीर करवा दें, आपको भी बेनिफिट होगा, लोगों को भी होगा। फिर जिनको आप एजुकेट कर रहे हैं शायद कल को वही आपकी कंपनी में मुलाजमत कर रहे हो। तो हर कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और कंपनी उसको कैसे निभाती है ये अब उसका ज़र्फ है। प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम कहते हैं सर 5 प्रिंसिपल्स हैं। कंपनी शुड ऑपरेट इन एन एथिकल वे और विद इंटेग्रिटी। कंपनी को पता हो कि सच क्या है, झूठ क्या है। कंपनी खुद को कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अटैच ना करे जो कि ख़राब बनी हुई है, गलत बनी हुई है, झूठी है। और अगर अटैच्ड है कंपनी तो फ़ौरन से खुद को डिसएसोसिएट कर ले। कंपनी को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर डीलिंग करे, उनको रिस्पेक्ट दे। आप जब अपने जूनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे तो अल्टीमेटली आप उनसे रिस्पेक्ट अर्न भी कर रहे होंगे, आप उनसे रिस्पेक्ट भी अर्न कर रहे होंगे। कंपनी डेमोन्स्ट्रेट करे बेसिक ह्यूमन राइट्स। चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी अगर है तो खबरदार ये काम ना करें। कंपनी शुड बी आ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टुवर्ड्स इट्स कम्युनिटी। एनवायरनमेंट का ख्याल रखे, हवाई आलूदगी, पानी की आलूदगी, लैंड की आलूदगी, इन सब से बाज रहे। वेस्ट को रिसाइकल करे, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल ना करे
और जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, वाटर हो गया, विंड हो गया, उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि वो एनर्जी को प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके। और अगर कंपनी फेल करती है टू रिस्पॉन्ड टू दिस कंसर्न, तो भाई वो अपनी रेपुटेशन के ऊपर खुद डैमेज कर रही है। लोगों को अगर आप कहेंगे कि भाई हम लोग हलाल बेचते हैं, हम लोग हेल्दी फूड बेचते हैं, मगर इसके पीछे हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, तो लोग वो बर्दाश्त कर लेंगे। मगर अपनी आंखों से ख़राब खाना तो कोई भी नहीं खाता। डन। जी, अब ये CSR पॉलिसी बनती कैसे है? ये CSR पॉलिसी बनती कैसे है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स माइट बी टेकन बाय अ कंपनी टू इम्प्लीमेंट CSR पॉलिसी। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपके एथिकल बैकग्राउंड्स, एथिकल कोड्स। इट शुड एस्टैब्लिश द कंपनीज करंट पोजीशन विद रिगार्ड्स टू CSR वैल्यूज। कंपनी को बताएं भी यार ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे करना है। अगर गैप आ रहा है तो उनको ट्रेन किया जाए, लोगों को रियलिस्टिक टारगेट्स दिए जाए, उनको स्ट्रेटेजाइज किया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करवाया जाए। तमाम तर की स्टेक होल्डर्स के साथ इसकी कम्युनिकेशन की जाए और उनको मॉनिटर किया जाए, एक्चुअल अचीवमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि वो सही काम कर रहे हैं या वो गलत काम कर रहे हैं। फिर CSR रिपोर्टिंग। इन सम कंट्रीज लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये फर्ज है कि उन्होंने अलग से CSR रिपोर्ट्स बना के भी सेंड करनी है। कुछ एनुअल बेसिस पे करती हैं, कुछ सेमी एनुअल करती हैं, कुछ अपने एनुअल रिटर्न्स के साथ भेजती हैं, कुछ अलग से भेजती हैं। तो CSR रिपोर्टिंग को हम लोग कभी कभी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी भेजते हैं। इट मीन्स इट इज फोकसिंग ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज। A weakness with many CSR reports with the lack of structure is lack of facts and figures। तो उसके अंदर facts and figures सारे के सारे होने चाहिए। Done? Alright. Okay. अब बात करते हैं ICAP के बनाए हुए कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। ICAP कहता है कि भाई 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने लाजमन फॉलो करनी है। नंबर 1, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है कि एक बंदा, चाहे वो कंपनी में किसी भी पोस्ट पे हो, उसको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, फेयर डीलिंग करे, ट्रुथ का साथ दे, सच का साथ दे, गलत काम ना करें, झूठ ना बोले, अपने आप को कभी भी किसी ऐसी रिपोर्ट के साथ अटैच ना करे जो कि उसको पता है कि वो चीज़ गलत बनी हुई है। फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, झूठी, नामुकम्मल, गलत, ख़राब, इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स से, इन तमाम तर इंफॉर्मेशन से ख़ुद को बहुत हद तक दूर रखें। और जैसे ही उसको पता चले कि वो अटैच है किसी ऐसी चीज़ के साथ, तो ख़ुद को फ़ौरन से डिसएसोसिएट कर ले। ऑब्जेक्टिविटी, कभी भी अपने मकसद को ज़ाया ना होने दे। उसको जिस काम के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया है, उसको चाहिए कि वो ये काम भरपूर तरीके से करें। अगेन, किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी का आपने, किसी भी डोमिनेटिंग बंदे का आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए कि वो हमेशा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का साथ दे, ड्यू केयर करे। सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको साथ साथ मेंटेन भी करना चाहिए। एक टैक्स वाला बंदा जिसने इंफॉर्मेशन बहुत पहले हासिल की थी, अब टैक्स के रेट्स चेंज हो रहे हैं, टैक्स का लॉ चेंज हो रहा है, तो उसको चाहिए कि वो हमेशा हर वक्त खुद को अप टू डेट रखे विद ऑल द लॉज, और जितनी केयर रिक्वायर्ड है उतनी केयर दे, ना ज़्यादा दे ना कम दे। ड्यू केयर as much as required। कॉन्फिडेंशियलिटी, एक सीए को चाहिए कि वो अपनी फर्म की बात, अपनी कंपनी की बात लोगों तक डिस्क्लोज ना करे।
अपने सीने में रखे, और अगर डिस्क्लोज करनी भी पड़ रही है तो उसको दबा के करे, उसको अनोनिमस वे में करे, ताकि उसकी फर्म, उसकी कंपनी का नुकसान ना हो और ना ही दूसरी पार्टी को कोई अनड्यू एडवांटेज मिले। तो हमें इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। हाँ, उस वक्त आप कर सकते हैं जब लॉ ने परमिट किया हो और क्लाइंट ने ऑथराइज किया हो। आप उस वक्त कर दें जब लॉ ने रिक्वायर किया हो, और आप उस वक्त कर दें जब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी हो या राइट हो टू डिस्क्लोज जब आप पे पड़े, तो आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज प्रोफेशनल बिहेवियर, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से काम करना, लोगों की हेल्प करनी है, हमेशा तमीज़ के दायरे में रह के बात करनी है, एथिकल वे से लोगों को ट्रीट करना है। अगर आप लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपकी रेपुटेशन पर रिस्क आ सकता है। इसके अलावा कंपनी की प्रोडक्शन गिर सकती है, लोग जब उससे माल खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनी की गोइंग कंसर्न ख़राब हो जाएगी, कंपनी को बंद होने का खदशा हो जाएगा, रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, पब्लिक क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देगी, लोग आपको सामान ही नहीं देंगे, ना कस्टमर्स आपके पास आएंगे ना सप्लायर्स आपके पास आएंगे, माशरे में आपकी इज्जत तकरीबन मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि भाई तुम कौन हो, क्या करते थे, कहाँ से आए हो, ख़त्म। लोग भूलने में बहुत जल्दी करते हैं। लीगल इश्यूज़ लोग आपके ऊपर लीगली क्लेम कर सकते हैं, देन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉय की रिटेंशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी बातें हम लोगों ने साथ साथ कवर की हैं। तो बड़ा मज़े का लॉजिकल सीक्वेंस रखने वाला ये चैप्टर है। तसल्ली के साथ आपने इसको डिस्कस करना है, स्टडी करना है, रीड करना है, और जहाँ पे आपको परेशानी हो आपने फ़ौरन से पूछ लेना है। डन। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा ख़त्म होता है। इसके साथ 4 एरियाज़ हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। अब जो हमारे अगले लेक्चर्स होंगे दैट वुड बी फोकसिंग ऑन द MCQs। एक में हम लोग करेंगे 2 और 3 के, और एक में हम लोग करेंगे 1 और 6 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।